नमस्ते बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ? कंट्रोल। एंड समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। तो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं तालमेल दोनों का होना अति आवश्यक है। यदि यह दोनों हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारा शरीर पूरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिएगा बोर्ड पे, बाद में हेडिंग दीजिएगा। नियंत्रण अर्थात कंट्रोल जो है, तो हमारे शरीर में कंट्रोल क्या है? ऐसे कहा गया है कि शरीर को कंट्रोल रखना है तो 5 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। 5 चीज़ों वो कौन कौन है? अर्थात हमारा ज्ञानेंद्रियाँ। मतलब कि यदि ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल हो गया तो हमारा शरीर हमारे अंदर कंट्रोल रहेगा, हमारे अंडर में रहेगा। आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा। अर्थात इन 5 चीज़ों को कंट्रोल रखना ही हमारे शरीर को कंट्रोल रखने का मूल तत्व माने जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा, वो सब चीज़ जो हो गया शरीर को कंट्रोल रख सकता है। ऐसे आप बायोलॉजी के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें नियंत्रण क्या होना चाहिए? जैसे हमारा आहार नाल सिस्टम पढ़े थे कि मुख गुहा से पूरे पहले भोजन ग्रहण किए, उसके बाद ग्रसनी से, फिर ग्रासनली, फिर टोटल जितना भी भोजन था कहाँ जाके स्टॉप हुआ? आमाशय में। वहाँ के बाद फिर कहाँ? छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, तब जाकर के फिर मलाशय, और लास्ट में मलद्वार से उत्सर्जी पदार्थ है बाहर हो गया। तो ये हमारा अंदर में नियंत्रण होना चाहिए। अब जैसे कि कंट्रोल नहीं है, यहाँ से एकदम पूरा अंदर भोजन एकदम जल्दी जल्दी डालते चल जा रहे हैं तो नियंत्रण नहीं ना, तो गला में फंस सकता है, तो ये समस्या हो सकता है। दूसरी चीज़ नियंत्रण क्या है? और मस्तिष्क के बारे में समझिए कि कोई कुछ बोल दिया तो आप अपना मस्तिष्क पे नियंत्रण नहीं रख पाए, कुछ थोड़ा सा बोल दिया तुरंत उसको आप उसका जवाब देने चल गए, तो वो चीज़ मतलब कि बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अर्थात नियंत्रण आपके पास नहीं है। कंट्रोल क्या हुआ ये समझा दिए। समन्वय अब समझते हैं। कोऑर्डिनेशन, तालमेल जिसको बोलते हैं। हमारे शरीर में तालमेल का होना भी अति आवश्यक है। जैसे कहने का मतलब, अभी हमारा मन कर रहा है पढ़ाने का तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये हाथ कहेगा नहीं कि हम नहीं लिखेंगे, तो फिर ये तालमेल तो नहीं ना हुआ। मतलब कि मस्तिष्क भी जो कह रहा है वो हमारा शरीर को, अंग को भी करना पड़ेगा। जैसे भी कोई भी तालमेल, जैसे भी भोजन ग्रहण किए तो क्या हुआ कि यहाँ से ग्रहण करके बोलेगा ग्रास नली कि नहीं हम अंदर नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ तो भोजन तो रुका रह जाएगा ना। तो ये तालमेल होना चाहिए कि हाँ हमको भोजन को नीचे लेके जाना है। अब आमाशय में लेगा, आमाशय कहेगा कि नहीं हम भोजन को नहीं पचाएंगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। ये तालमेल हुआ क्या? नहीं, ये समन्वय नहीं हुआ। तालमेल होना चाहिए। जैसे रिश्ता भी कोई है, उसमें कोई आप कुछ बोल दिए 2 बार, तो कोई वो भी 2 बात बोल दिया, तो इसमें दोनों बर्दाश्त कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तभी नियंत्रण समन्वय हो सकता है। अर्थात समन्वय तालमेल कब रह सकता है? जब आपके ऊपर क्या रहे? कंट्रोल रहे। अब जैसे कि कोई फैमिली है, कोई 2 बात बोल दिया तो आप कंट्रोल नहीं ना हो पाए, आप भी बोल दिए कंट्रोल। जब आप कंट्रोल नहीं हो पाए, वो कुछ बोला, आप भी उसका तत्पश्चात ही जवाब दे दिए, तो जब वो जवाब दे दिए तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो तालमेल है वो क्या हो जाए? बिगड़ जाएगा। अर्थात रिश्ता हो, बॉडी हो, शरीर हो, जहाँ भी कहीं हो, तो हमको ये दोनों पर होना अति आवश्यक है। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा इसके ऊपर ही निकलेगा कि नियंत्रण करिएगा तभी समन्वय होगा, अर्थात तालमेल रहेगा। अभी आप लोग जैसे हैं, आप लोग नहीं याद करिएगा, आप लोग नहीं मेहनत करिएगा, तब फिर हम आप लोग से तालमेल रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, फिर डंडा लगे पीटना शुरू कर देंगे। तो ये उदाहरण में हम आपको बतलाएं, लेकिन आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल याद करते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आप हेडिंग देंगे, और सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, तुरंत शुरू नहीं हो जाइए, लिखिए। देखिए, एक पहला क्वेश्चन है, जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय क्यों जरूरी होता है? अर्थात हमारे जो जीव के शरीर के जीव जो है, अर्थात हमारे शरीर में भी, या मनुष्य हो या जानवर हो, किसी में भी क्यों आखिर ये जरूरी होता है?
और ये आपको हम याद करने के लिए भी बताएं कि बढ़िया से देखिएगा, ये आगे एग्जाम में आएगा। हेडिंग दीजिएगा, आप लोग लिखिए जल्दी से, इसको हेडिंग दीजिएगा इतना जल्दी, नियंत्रण एवं समन्वय। फर्स्ट में लिखिए, आंसर लिखें। सभी जैव कार्यों के, आंसर लिखेगा, सभी जैव कार्यों के सफल संचालन, बोर्ड पे कड़ा कड़ा वर्ड हम लिख देंगे, आप देख के लिख लीजिएगा। सभी जैव कार्यों के सफल संचालन हेतु, सफल संचालन हेतु सभी जीव जंतुओं हेतु, सभी जीव जंतुओं, सभी जीव जंतुओं एवं पादपों के अंगों, एवं पादपों के अंगों एवं अंग तंत्रों, कड़ा कड़ा शब्द बोर्ड पर लिख देंगे, देख के लिख लीजिएगा। पादपों एवं पादपों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय, अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण बहुत ही, समन्वय एवं नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पूर्ण विराम देंगे, आगे इसी में लिखते चलिएगा। बिना नियंत्रण के अंगों के, बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय, कार्य करने का समय एक नहीं होगा, कार्य करने का समय एक नहीं होगा। एवं वे व्यवस्थित, एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का, व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन, अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकेंगे, संपादन नहीं कर सकेंगे। पूर्ण विराम। इसलिए जीवों के, इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं, विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों, विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय, अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय
एवं नियंत्रण लिखे थे एक बार, समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन, कुशल माने अच्छा, बढ़िया, कुशल संचालन बोर्ड पे लिखल है चलाने के लिए, कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है, कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है, पूर्ण विराम देंगे। आगे इसी ये हो गया, समाप्त हो गया। आगे इसमें एक स्टार दे के लिखेंगे, थोड़ा स्टार लंबा जाएगा, और उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा सा निकलेंगे, तो लिखेंगे स्टार दे करके। आगे लिखे वैसे जीव कॉमा जिनका शरीर एक कोशिका का, वैसे जीव कॉमा जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास, बोर्ड पर से देख के लिख लेंगे, क्लैमाइडोमोनास, अमीबा आदि में सभी अमीबा इत्यादि में सभी जैव क्रियाओं का संचालन, इत्यादि में सभी जैव क्रियाओं का संचालन समन्वय तथा उनका नियंत्रण, समन्वय तथा उनका नियंत्रण, समन्वय लिख लेंगे, देख लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे हम, समन्वय तथा नियंत्रण उसी अकेली कोशिका के द्वारा होता है, समन्वय तथा नियंत्रण उसी अकेली कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है, कॉमा देंगे, लिखेंगे आगे इसी में, जबकि बहुकोशिकीय, बोर्ड पे लिख दिए थे, जबकि बहुकोशिकीय जैसे जेलीफिश, जबकि बहुकोशिकीय जैसे देखे डस देखे जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा, हाइड्रा, मूंगा, बोर्ड पे सब लिख दिए हैं, हाइड्रा, मूंगा, मूंगा बढ़िया से लिखेगा, दीर्घायु मूंगा इत्यादि में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, इत्यादि में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, इत्यादि में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग अंग एवं अंग तंत्र होते हैं, इत्यादि में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग अंग एवं अंग तंत्र होते हैं,
पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वहाँ तक पूर्ण विराम दे दीजिए। अलग अलग अंग एवं अंग तंत्र होते हैं। यहाँ तक आप लोग क्या समझे कि क्लेमाइडोमोनास एवं अमीबा इस सब के लिए जो भी कोशिका जो रहेगा उनका नियंत्रण वही खुद अकेली कोशिका कर लेगा। जबकि बहुकोशिकीय जैसे जेलीफिश, हाइड्रा, मूंगा इस सब में क्या अध्ययन किए कि ये सब के लिए अलग अलग अंग के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अंग एवं अंग तंत्र बने होते हैं। मतलब अलग अलग जितना भी कार्य है सभी के लिए अलग अलग अंग एवं अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे हो गया आपका क्या चीज़ बताया था अभी कि जेलीफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, मूंगा हो गया। जबकि अमीबा या क्लाइमाइडोमोनास में ऐसा बात नहीं है, उसके लिए जो अंग है उसी कोशिका से उसी के माध्यम से होगा। आगे इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, स्टार में ही लिखिए, पौधों और जंतुओं में स्थापित, पौधों और जंतुओं में स्थापित, पौधों और जंतुओं में स्थापित समन्वय एवं नियंत्रण में, पौधों एवं जंतुओं में स्थापित समन्वय एवं नियंत्रण में अंतर होता है, में अंतर, डिफरेंस में अंतर होता है, पूर्ण विराम, अंतर होता है, पूर्ण विराम। उच्च कोटि के जंतुओं, सॉरी अच्छा ये इसमें क्या लिखे थे, पौधों एवं जंतुओं में स्थापित समन्वय नियंत्रण के लिए अंतर होता है ना। अच्छा ठीक है, इसी में लिखिए, पहले लिखिए उच्च कोटि के जंतुओं जैसे, उच्च कोटि के जंतुओं जैसे, कोटि सही कर लीजिएगा, कोटि, उच्च कोटि के जंतुओं जैसे स्तनधारी, जैसे स्तनधारी, जैसे स्तनधारी में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है और उनमें नियंत्रण एवं समन्वय, और उनमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, और उनमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिकीय तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिकीय तंत्र प्रभावित होता है, प्रभावित मतलब करने वाला कार्य, प्रभावी होता है, तंत्रिकीय तंत्र प्रभावी होता है, पूर्ण विराम। आगे इसी में लिखेंगे स्तनधारी के जैसे मनुष्य हो गया, स्तनधारी में सबसे अच्छा उदाहरण, जो बच्चे अपने, जो माँ अपने बच्चे को क्या अपना दूध पिलाती हो वैसे में स्तनधारी ही सब आ जाएंगे, तो मनुष्य सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। आगे इसी में लिखेंगे विकसित होता है, यहाँ तक लिख लेना, कहाँ तक लिखे, प्रभावी होता है, पूर्ण विराम। आगे इसी में लिखेंगे निम्न कोटि के जंतुओं जैसे, कोटि लिखा था, निम्न, निम्न कोटि के, उसी में लिखेंगे निम्न कोटि के जंतुओं जैसे हाइड्रा में, हाइड्रा, निम्न कोटि के जंतुओं जैसे हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है, कम विकसित होता है, कॉमा, जबकि पौधों में, कॉमा, जबकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, पूर्ण विराम। अतः, अतः
पौधों में केवल अतः पौधों में केवल रासायनिक, बोर्ड पे लिखा है, केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। एवं रासायनिक नियंत्रण होता है एवं तंत्रिकीय नियंत्रण बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लिखा था, एवं तंत्रिकीय नियंत्रण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पूर्ण विराम। आगे इसी में लिखेंगे पौधों में वाहित अनुक्रिया, बोर्ड पे लिखा है, पौधों में वाहित अनुक्रिया, पौधों में वाहित अनुक्रिया होती है, पौधों में वाहित अनुक्रिया होती है। हो गया इतना, वाहित अनुक्रिया होती है कॉमा जिसे अनुवर्तन कहते हैं, वाहित अनुक्रिया होती है जिसे अनुवर्तन कहते हैं। क्या है अनुवर्तन, आगे हम लोग इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे अच्छा से, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना, इसमें इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। लिख लिए, पौधों में वाहित अनुक्रिया नहीं होती जिसे अनुवर्तन कहते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव ढेर सारा होगा, निकाल लीजिएगा जो भी है, ताकि जिसमें होगा, जैसे अमीबा में पूछ देगा, अमीबा तो एक कोषीय हो गया, क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय हो गया, इस सब में के लिए विशेष अंग या नियंत्रण एवं समन्वय के लिए नहीं होंगे, जो है उसी से होगा। लेकिन स्तनधारियों के बारे में बताया, और कौची हाइड्रा एवं मूंगा बहुकोशिकीय, जिस जीव का शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिका से हुआ, उसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। तो उसमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हर एक अंग के लिए अलग अलग अंग एवं अंग तंत्रों का विकास हुआ होता है। यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन शायद होगा, नियंत्रण स्टार देंगे तो स्टार चलिएगा, क्वेश्चन नंबर देंगे आप अपना स्वयं का क्वेश्चन दीजिएगा, कुछ नंबर नहीं देना तो सिर्फ क्यू दे करके आगे बढ़िएगा। तो क्यू दे के आगे बढ़िए, नंबर दूसरा हमारा ही चलेगा, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। आखिर हो क्या नियंत्रण एवं समन्वय, लिखेंगे जीवधारी, आंसर लिखेंगे जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक, जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं बोर्ड पर लिख दिए हैं, आवश्यकता अनुसार शारीरिक क्रिया आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है, और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है, आपसी
आपसी तालमेल बना रहता है, कॉमा, जिसे ही हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं, जिसे ही हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अर्थात यहाँ तक आप समझे होंगे, नियंत्रण और समन्वय में दोनों में टाइमिंग का फर्क बहुत है। टाइमिंग अर्थात कहने का मतलब कोई भी चीज़ कंट्रोल आपके शरीर में यदि नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं मल मूत्र का त्याग करना, यदि आप कहीं भी अलग जगह में हैं और बाय चांस उसी समय मल मूत्र त्याग करने की शरीर में अनुक्रिया उत्पन्न हो, तो आपके अंडर में यदि वो कंट्रोल न रहेगा तो कहीं भी प्रारंभ हो सकता है। अर्थात कि मतलब उस चीज़ के लिए भी हमें कंट्रोल रहना बहुत ही आवश्यक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समय से भी होना है, ऐसा नहीं कि सब काम में निपट गया उसके बाद कंट्रोल करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं ना। मतलब कि गलतियां करने से पहले ही वो हमको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये जो चीज़ होने वाला है, कोई भी कार्य है, अब जैसे नियंत्रण नहीं है का माइंड में, कोई हम काम ही कर रहे हैं तो बाय चांस कुछ ऐसे जगह काम करें जहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, कोई कंपनी कारखाना है, तो वहाँ पे माइंड स्थिर होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। और जब माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपके अंदर कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय नहीं होगा। तो आगे इसी में लिखेंगे अगला क्वेश्चन, छुई मुई की पत्तियां, क्वेश्चन अगला लिखेंगे, छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाता है? छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाता है? छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। इसी में क्वेश्चन बड़ा है, लिखेंगे इसी में, हमारी टांगों की गति से, हमारी टांगों, पैर जो है, हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है? गति से यह कैसे भिन्न है? ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार बोर्ड में, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि छुई मुई की जो गतियां हैं, छुई मुई मतलब जिसको हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं ना, लाजवंती का पौधा, मतलब जिसको छूते हैं जैसे ही तो वो क्या होता है, आपस में दोनों पत्तियां सट जाता है, इसको लाजवंती भी बोलते हैं और छुई मुई भी बोलते हैं। और तो उसकी जो गतियां हैं, छुई मुई के जो गतियां हैं पौधों में और हमारे टांगों की जो गतियां हैं, वो दोनों में कंपैरिजन करा, तुलना करा कि यह किस प्रकार हमारी गतियों से भिन्न है। तो इसको पहले समझेंगे बोर्ड पे। जैसे कि उदाहरण में इसका जो एक छोटा सा पत्ता बनाते हैं इस ढंग से, उतना अच्छा से तो नहीं बन पाएगा लेकिन कोशिश तो करते ही हैं। छुई मुई की पत्तियां को हमने बनाया है, इससे अच्छा तो आप लोग बना लीजिएगा। इसको जैसे ही ये मतलब पौधा से देखिए लग गया, पत्तियां हैं, तो इसको हम लोग जैसे ही टच करेंगे तो इसका पत्तियां आपस में इस तरीक़ा से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। मतलब कि दोनों पत्तियां सट करके इस ढंग से आपस में दोनों ऐसे सट जाएंगी पूरा पत्तियां। तो इसी को कहते हैं कि ये शर्मा गया, मतलब कि छुई मुई के पत्तियों को बोलते हैं शर्मा गया, इसलिए लाजवंती का पत्ती बोलते हैं। तो ये आखिर क्यों होता है तो बोर्ड पे ही समझिएगा। एक उदाहरण हम छोटा सा समझाते हैं। आप लोग जैसे कि पेप्सी पीते हैं, छोटा पेप्सी ये देखा है ना, वो जो प्लास्टिक पन्नी में होता है, तो इसको जब हम लोग पीते हैं वो उल्टा करके इस ढंग से, तो क्या होता है कि ऊपर से जो जितना भी बर्फ है वो चला आता है और पीछे पन्नी देखिए चिपक जाता है, पीछे पन्नी कौन सी चिपकते चला जाता है।
अर्थात मतलब जैसे जैसे पानी नीचे ढलकेगा, मतलब नीचे आएगा, ऊपर से जो पन्नी आपस में दोनों 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 जो होगा, दोनों लेयर क्या होंगे, सटते चले आएंगे। तो उसी तरीका से इसका जो जब छूते हैं तो इसमें जो जल होता है, इसका छुई में के पत्तियों के अंदर जो जल होता है, ये जो जल होता है छूने से उसमें अनुक्रिया जो उत्पन्न हुई तो वो सारा जल नीचे चला जाता है। जैसे हम कोई पन्नी लेंगे, मान के चलिए कोई पन्नी, जैसे ये पन्नी ही ले लेते हैं, है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं, तो कोई भी इसमें हम पानी भर लेके टांग लेते हैं। अब जब इससे पन्नी से देखिए गिराइएगा पानी, तो ये जो ऊपर, जैसे ये पन्नी था ऊपर में, तो ये नीचे लटका हुआ था, अब इसको ऐसे हम लोगों ने कल्टा, जब कल्टा पूरे पानी नीचे गिर गया तो ऊपर वाला जो पन्नी था देखिए, वो मतलब जो नीचे वाला पन्नी था जो ऊपर अब चला गया, तो वो धीरे धीरे आपस में सब क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और पानी नीचे गिर जाएगा। तो इसमें यही होता है, जो पानी जो टोटल होता है ना, वो एक साइड एक दिशा में नीचे की ओर झुक जाता है, उस वजह से ऊपर का जो पत्तियां आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ध्यान से लिखिए, समझिए, लिखिएगा आंसर। पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, ये याद रखिएगा। आंसर लिखिए, पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण, बोर्ड पे लिख दिए हैं, पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, पूर्ण विराम। पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, पूर्ण विराम। छुई मुई की पत्तियां को छूने से, छुई मुई की पत्तियां को छूने से, छुई मुई की पत्तियां को छूने से उसमें उद्दीपन की क्रिया, लिख दिया बोर्ड पे, सॉरी पानी है थोड़ा ज्यादा, उसमें उद्दीपन, हाँ देखिएगा लिख दिए, उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है, उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है, पूर्ण विराम। इसकी पत्तियों को जब हम छूते हैं, उसी में लिखेगा, इसकी पत्तियों को जब हम छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया, तब स्पर्श की अनुक्रिया, तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां, तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित, जल की मात्रा में त्वरित, बोर्ड पे लिखा है, जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, त्वरित परिवर्तन करती है, अर्थात पूरी पत्ती का जल, अर्थात पूरी पत्ती का जल पत्ती के ही आधार, बोर्ड पे लिखा है आधार, मतलब नीचे जो बताया था अभी आपको, नीचे पानी चला जाता है, तो पत्ती के ही आधार लिखेंगे, पत्ती के ही आधार, कोष्ठ में डाल दीजिए नीचे, आधार कहने का मतलब कहाँ, नीचे, कोष्ठ में डाल दीजिएगा, आधार नीचे की ओर चली जाती है, की ओर चली जाती है, की ओर चली जाती है, पूर्ण विराम दीजिएगा, जिससे ये अपनी आकृति, जिससे ये अपनी आकृति, आकार जिसको बोलेंगे, जिससे ये अपनी आकृति बदलकर नीचे की ओर झुक जाती है, आकृति बदलकर नीचे की ओर झुक जाती है।
आकृति चेंज करके कहाँ नीचे की ओर झुक जाएगी। मतलब फिर से समझिएगा, एक बड़ा सा जैसे हम पत्ती ले लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, बड़ा का आवश्यकता नहीं है, समझना है बस। ये हम पत्ती ले लिए और इसमें सारा जल भरा हुआ है। अब ये जो जल भरा हुआ है तो इसको जैसे ही मतलब एक ही पत्ती हम समझते हैं छूते हैं तो इसमें उद्दीपन की अनुक्रिया जो हुई तो इसके वजह से ये सारा जल टच करने से कहाँ सारा जल चल गया, आधार। आधार कहने का मतलब क्या बताएं, नीचे, सबसे नीचे। और जब ये जल पूरा यहाँ से यहाँ तक के नीचे चला गया, एक मतलब है कि इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो जल होगा की होगा आपस में पत्ती जो होगा आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मतलब कहने का मतलब इस ढंग से, जैसे दो पत्तियां और नीचे जल क्या हो जाएंगे, एक्टिव रहेंगे, जल खत्म नहीं होंगे। और फिर ये जब इसको छोड़ देते हैं तो फिर धीरे धीरे जैसे पत्तियां आप के अंदर जल फैलते चला जाता होगा वैसे दोनों पत्तियों के बीच की दूरी धीरे धीरे की अलग अलग होती जाएगी और सभी पत्तियों में क्या होंगे, जल पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। यहाँ तक के हो गया। अब ये छुई मुई की गतियाँ हुआ, इसके पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इसी में छुई मुई की गति जो हो गया तो हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखेंगे कि हमारी टांगों की गति के बारे में लिखे। जबकि इसके विपरीत उल्टा, जबकि इसके विपरीत जबकि इसके विपरीत मानव में मनुष्य, जबकि इसके विपरीत मानव में जटिल पेशीय जटिल पेशीय और तंत्रिका नियंत्रण होता है, और तंत्रिका नियंत्रण होता है, पूर्ण विराम। इसलिए हमारी टांगों का नियंत्रण, इसलिए हमारी टांगों का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा ही होता है, तंत्रिका द्वारा ही होता है, कॉमा जो उसकी गति से काफी भिन्न होती है, जो उसकी गति से काफी भिन्न होती है। किसकी गति से, पौधों में वो जो छुए थे छुई मुई के पत्तियां, उसकी गति से हमारे टांगों की गति में काफ़ी भिन्न होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप मेहनत जरूर इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है, लिखेंगे छुई मुई पत्तियों की गति। अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे छुई मुई पत्तियों की गति, छुई मुई पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रारोह, बोर्ड पे लिखल है, प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है, प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ कि छुई मुई की जो पत्तियां की जो गति है प्रकाश की प्रारोह की गति से किस प्रकार क्या है, करा भिन्न है। आंसर लिखिएगा इसका, लिखिएगा छुई मुई पौधों पर प्रकाश अनुवर्तन, छुई मुई पौधों पर प्रकाश अनुवर्तन तो लिखे ही थे, एक बार फिर से लिख दिए, प्रकाश अनुवर्तन
पौधों सॉरी प्रकाश अनुवर्तन, गलती हो गया, प्रकाश अनुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश अनुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है। फिर से देख लीजिएगा, छुई मुई पौधों पर प्रकाश अनुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। फिर से पूर्ण विराम दीजिएगा, आगे इसी में लिखेगा पौधों के प्रारोह, पौधों के प्रारोह बहुत धीमी, जड़ जिसके बारे में बोल रहा है, बहुत धीमी गति से प्रकाश बहुत धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करते हैं। गति से प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करते हैं। लिखें, वृद्धि करते हैं, कॉमा जबकि छुई मुई की पत्तियों पर, कॉमा जबकि छुई मुई की पत्तियों पर स्पर्श की सूचना, स्पर्श जिसको टच छूना, स्पर्श की सूचना, स्पर्श की सूचना विभिन्न भागों से बहुत तेजी से, विभिन्न भागों से बहुत तेजी से संचारित, जिसको संचालित भी बोल सकते हैं, संचालन मतलब क्रिया संपन्न करने वाले के लिए संचारित होती है, संचालित होती है, कॉमा जिससे उसकी पत्ती सिकुड़ कर अपना आकार बदल लेती है, जिससे उसकी पत्ती सिकुड़ कर अपना आकार बदल लेती है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ। क्या था? छुई मुई पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रारोह की गति से किस प्रकार क्या है, भिन्न है। ऐसे ये देख लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है। और इसके पहले जो बताए थे छुई मुई की पत्तियों की गति और हमारे टांगों के बीच की गति में क्या फर्क है, अंतर है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा यही आप जवाब दीजिएगा। तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे अगला क्वेश्चन, आगे एक स्टार है, लिखेंगे, लिखिए, स्टार दे करके लिखिए, पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण, पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है, गति भी होती है।
पूर्ण विराम, पौधों में ऐसी गति को, पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म, बोर्ड पे लिख दिया है, पौधों में ऐसी गति को, बोर्ड पे देख लीजिएगा, अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म या अनुवर्तिनी, तो आप ती पेरा दीजिएगा, या अनुवर्तिनी, या अनुवर्तिनी गति कहते हैं, या अनुवर्तिनी गति कहते हैं। बोर्ड पे आगे फिर से देख के लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वहां तक लिखे ना, अनुवर्तिनी गति कहते हैं। 2-3 नाम हो गया, अनुवर्तन गति या ट्रॉपिज्म या अनुवर्तिनी, तीनों नाम को ध्यान में रखिएगा। बोर्ड पे लिखा हुआ उद्दीपनों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उद्दीपनों, पैराग्राफ चेंज करके, उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार उद्दीपनों की प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन, लिखा था, अनुवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अनुवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कई प्रकार हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये जो 4-5 प्रकार आएंगे, इसमें प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, फिर क्या गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, ये सब चीज़ आएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे रासायनिक अनुवर्तन, लिखेंगे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, हेडिंग दीजिएगा लाल ब्लैक पेन से, प्रकाश अनुवर्तन, बोर्ड पे लिख दिए हैं, फोटोट्रॉपिज्म जिसको बोलते हैं, देख के लिखिएगा। नंबर 1 लिखिएगा, प्रकाश अनुवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म, अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, लिख दिया, फोटोट्रॉपिज्म बहुत हो गए, फोटोट्रॉपिज्म हो गए, जियोट्रॉपिज्म हो गए, और कीमोट्रोट्रॉपिज्म हो गए, फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गए, बहुत सारा है। लेकिन सबसे पहला लिखिए प्रकाश अनुवर्तन, हेडिंग दीजिएगा और डैश देके इसके बारे में लिखेंगे। लिखिए, इसमें पौधे के अंग, इसके बारे में लिखिए पहले डैश देके, इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर, इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर गति करते हैं, प्रकाश की ओर गति माने चलना, गति करते हैं। हो गया। इसी में लिखेंगे, इस प्रकार की गति तने के शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है, या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है, पूर्ण विराम। आगे इसी में लिखेंगे, जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर
जड़ कौमा प्रकाश से दूर मुड़कर अर्थात दूर रहकर भी मुड़कर मुड़ना टर्न जिसको बोलेंगे, मुड़कर अर्थात दूर रहकर भी यह अनुक्रिया करती है। यह अनुक्रिया करती है। जड़ प्रकाश से दूर रहकर, दूर मुड़कर अर्थात या दूर रहकर भी यह अनुक्रिया करती है। पूर्ण विराम। नंबर दूसरा लिखेंगे, पांचों को समझाएंगे, एक चित्र बना के पहले दूसरा लिखिएगा। गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन हेडिंग दीजिएगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। गुरुत्वानुवर्तन जिसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म दीजिएगा। गुरुत्वानुवर्तन जिसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। हुआ। लिखिए, इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो लिख ही नहीं होगा ना। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। पूर्ण विराम। यह पौधे की जड़ों में दिखता है। यह पौधे की जड़ों में क्या, गुरुत्वाकर्षण वाला जो गुरुत्वानुवर्तन पढ़ रहे हैं, यह पौधे की जड़ों में दिखता है। पूर्ण विराम। पौधे के तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत वृद्धि करते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही, लिखा हुआ, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही जड़ नीचे की ओर गति करता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही जड़ नीचे की ओर गति करता है। ये बात को याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही जड़ नीचे की ओर क्या करता है, गति करता है। नंबर तीसरा बोर्ड पर से देख के लिखेंगे, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन जिसको बोलेंगे कीमोट्रिपिज्म देखिए लिख देते हैं।
लिखें कीमोट्रोपिज्म। लिखिएगा मो करिएगा कीमोट्रोपिज्म, सुधार लीजिएगा, बोर्ड पे लिख दिया है कीमोट्रोपिज्म। हो गया। तीसरा हेडिंग यही दीजिएगा, रासायनिक अनुवर्तन कीमोट्रोपिज्म, आखिर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लिखिए। हो गया। लिखेंगे, यह गति रासायनिक उद्दीपनों के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। पूर्ण विराम। परागन के समय, लिखा है बोर्ड पर, परागन के समय जब परागकण परागन के समय जब परागकण अनुकूलित परागकण अनुकूल लिखेगा, हाँ देखिए लिख दिए हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बोर्ड पे लिखा है पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका का निर्माण करता है तथा पराग नलिका की गति बोर्ड पे लिखल है बीजांड ओव्यूल, जिसको बोलेंगे पोस्ट में दे दीजिएगा अंग्रेजी, ओव्यूल बीजांड की ओर होती है। बीजांड की ओर होती है। पूर्ण विराम। आगे चौथा लिखेगा, मतलब इसमें देखिए क्या पढ़े कि यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। अब परागन के समय जब परागकण पुष्प की वर्तिका पर पहुंचता है तब परागकण अनुकूलित परिस्थितियों में परागनलिका का निर्माण करता है तथा परागनलिका की गति बीजांड की ओर क्या गति संपन्न करती है, अर्थात चलती है। आगे लिखेंगे केमा नंबर 4th नंबर लिखेंगे जलानुवर्तन। हाइड्रोट्रोपिज्म लिखेंगे हेडिंग हाइड्रोट्रोपिज्म। जलानुवर्तन हो गया। हाइड्रोट्रोपिज्म लिखिए, इसका आंसर लिखिए। पौधों की जड़ें जल की दिशा की ओर
मुड़ जाती है, दिशा की ओर मुड़ जाती है, कॉमा यही मुड़ने की गति ही, कॉमा यही मुड़ने की गति ही जलानुवर्तन कहलाती है। यही मुड़ने की गति ही जलानुवर्तन कहलाती है। पूर्ण विराम देंगे, ये हो गया। नेक्स्ट 5वां लिखिएगा, स्पर्श अनुवर्तन, जिसको हम लोग अभी छुई मुई में गति ये भी है, टच किए तो वो हुआ, इसमें लिखेगा स्पर्श अनुवर्तन, लिखेगा हेडिंग। आंसर लिखेगा, छुई मुई की पत्तियां छूते ही, छुई मुई तो एक बार लिखे थे, फिर से लिख देते हैं, छुई मुई की पत्तियां छूते ही मुरझा जाती है। छुई मुई की पत्तियां छूते ही मुरझा जाती है। छुई मुई की पत्तियां छूते ही मुरझा जाती है, कॉमा जिसे ही स्पर्श अनुवर्तन कहते हैं, कॉमा जिसे ही स्पर्श अनुवर्तन कहते हैं। हो गया। अब ये 5 हो गए, ठीक है, जिसमें आपको पहला क्या लिखे थे हम लोग, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। दूसरा क्या लिखे थे हम लोग, गुरुत्वानुवर्तन। एंड तीसरा क्या लिखे थे, रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। अब बोर्ड पे देखिएगा, ये जो मेन 5 हुए, प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा रासायनिक अनुवर्तन, चौथा जलानुवर्तन और लास्ट 5वां प्रकाश अनुवर्तन। बोर्ड पे समझेंगे ये 5 है क्या, ये पौधे की गति को दर्शाता है कि कौन भाग पौधे की किस ओर जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ प्रकाश अनुवर्तन, जिधर कोई भी पौधा, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा, एक गमला बनाते हैं, गमला में एक पौधा हमने लगाया है, और एक बायो का किताब में देखिएगा एक खिड़की है और उधर से प्रकाश में भी आया है, बाद में बुक में देख लीजिएगा। तो इधर जो खिड़की है, तो इसमें जो भी रूम में मान के चलिए बंद है पौधा, तो ये रूम में जिधर खिड़की यहाँ बना लेते हैं एक छोटा सा, तो इधर प्रकाश की ओर इसका पत्ती जो है, इसका जो शाखा है, इधर जाना प्रारंभ कर देगा। और आप बायो के बुक में इस ढंग का एगो चित्र देखिएगा, अगला चैप्टर में, यहाँ पे कोई, या इसी चैप्टर में होगा, यहाँ पे कोई गमला में पौधा है, यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है, इस तरीका से। तो ये पौधा इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब कि जिधर इसको प्रकाश मिलेगा उधर जाना क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा। जैसे रूम के अंदर कोई भी पौधा लगा देंगे, तो जिधर से उसको प्रकाश मिलेगा उसका शाखा उसी ओर टेढ़ा हो, मुड़ा हो, जो भी हो, लेकिन उधर जाएगा। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन क्या था, इसी की वजह से पौधे के जड़ें कहाँ, उसके विपरीत नीचे, जैसे कोई वस्तु गिराएंगे तो नीचे की ओर जाएगा, तो ये ही नीचे जा रहा। तब उसमें देखो लिखे थे कि यह गति गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में करती है। विपरीत कहने का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, कोई पृथ्वी को जो के पास एक ऐसा शक्ति है, गति है, जिसको बोले कोई भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, गुरुत्वाकर्षण
कहलाता है। और घर्षण बल तो एक अलग था, जो कि जिसके वजह से कोई चीज़ स्लिप मतलब फिसलन नहीं होता है। तो इसमें समझिएगा गुरुत्वानुवर्तन में कि इसी के वजह से पौधे की जड़ कहाँ नीचे जाती है। जैसे कोई भी वस्तु हम समझे कि नीचे गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये भी जड़ भी है, कहाँ जाना है, इसको नीचे ही जाना है। तो दोनों बात को समझिएगा, दो बात तो हो गया। तीसरा क्या हुआ हमारा रासायनिक अनुवर्तन। ये इसमें जो क्रिया होगी परागण की क्रिया होगी, स्वपरागण पर परागण या कोई भी बीज, जैसे प्रसुसुप्त अवस्था जिसको हम लोग बोलेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, प्रसुसुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था भी कहीं कहीं देगा। इसमें क्या होता है, बीज को रख देते हैं और जब उसका समय आता है, मतलब कहने का मतलब बीज को उगने के लिए तीन चीज़, वायु, नमी, और उसके लिए दो तुम बहुत जरूरी है, वायु चाहिए और नमी चाहिए, तभी बीज अंकुर पाएगा। तो उसी तरीके, और मौसम तो बिल्कुल है ही, उसके लिए परेशानी नहीं है। तो प्रसुप्त अवस्था में जिस तरीका से परागण जो क्रिया होगा, रासायनिक अनुवर्तन जो होगा, तो ये क्या होता है कि बीजांड जो है, बीज कहीं भी रखा है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे परागण की क्रिया में और भी चीज़ें, कि कोई भी वस्तु जो है, वस्तु को जैसे तीन चीज़ को लेके जाने वाला था परागण में, पहला के तीन मेन क्या है, जैसे कि वायु द्वारा परागण हो जाएगा, जल द्वारा परागण हो जाएगा, जीव जंतुओं द्वारा परागण हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि कोई दूसरा जो पौधा है, इसका परागण किसी दूसरे पौधे पे लेके चल जाएगा, तो वो तीन चीज़ विधि हम बताए थे भी कैसे लेके जाएगा। तो ये रासायनिक अनुवर्तन में यही आता है। और जलानुवर्तन क्या हुआ, जो समझिएगा बोर्ड पे ही देखते रहिएगा। ये मान के चलिए तालाब है कोई, और ये तालाब है, और यहाँ कोई इसके इर्द गिर्द आस पास में कोई पौधे लगे हुए हैं। अब इसका जो जड़ है, तो ये जल की ओर, जमीन के नीचे ही जिधर से इसको जल मिलेगा, उधर ही ये जाना क्या करेगा, देगा, प्रारंभ कर देगा। मतलब जिधर से इसको पानी अर्थात जल मिलेगा, तो इधर ये जाएगा और जल अवशोषित कर लेगा। अगला क्या था हमारा, प्रकाश स्पर्श अनुवर्तन। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने अध्ययन किया ही है कि कोई छुई मुई का जैसे पौधा के टच किया वो क्या सिकुड़ जाती है। तो इसमें ये पौधे की पांचवा गति है। मेन चार ही याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछ दे तो पांच ही ऑप्शन में है, ऑप्शन के अनुसार। पहला प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा रासायनिक अनुवर्तन, चौथा जलानुवर्तन। ये क्या है, तो पौधों में विकास होने के अंग हैं, पार्ट है पौधे के विकास, जो अंग विकास, जो उसका अंग तंत्र सॉरी शाखाएं जो विकास होगी, उसके बारे में यह है कि ये प्रकाश अनुवर्तन कोई भी पौधे की गति किधर करती है, प्रकाश की ओर। हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है, इसी की गति, इसी के वजह से पौधे की जड़ कहाँ जाती है, नीचे की ओर जाती है। तीसरा रासायनिक अनुवर्तन, इसी की वजह से पौधों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। चौथा जलानुवर्तन, की कोई भी पौधा का जड़ जल की दिशा की ओर क्या करता है, गति करता है। तो पांचवा क्या हुआ, स्पर्श अनुवर्तन, कोई भी किसी किसी प्रकार के कुछ कुछ ऐसे प्रकार के जीव जंतुओं होते हैं जो अधिक सॉरी जीव जंतु नहीं, पौधे होते हैं जिसको पत्तियों को टच करने पर क्या उसका आकार में परिवर्तन आ जाता है, वो हमारा हो गया स्पर्श अनुवर्तन। तो इतना तक हम लोगों ने टॉपिक अध्ययन कर लिया। आगे लिखेंगे अब हम लोग। लिखिए शायद मेरा तो 5वां नंबर चल रहा है क्वेश्चन का, आप लोग अपना देख लीजिएगा, जो भी है नंबरिंग चलिएगा, लिखिएगा पौधों में रासायनिक समन्वय। बोर्ड पे पौधों में रासायनिक समन्वय। लिख दिए, आप हेडिंग दीजिए। इसमें भी और सारा क्वेश्चन जुटेगा, भी आंसर नहीं लिखने के लिए चलिएगा। पौधों में रासायनिक समन्वय, लिखें।
इसमें ढेर सारा पार्ट चलेगा। पौधों में रासायनिक समन्वय हम लोग पहले सिर्फ पढ़ते हैं, फिर लास्ट में मनुष्यों में समन्वय क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में रासायनिक समन्वय जो हेडिंग दिया, उसके बाद फिर से एक नया हेडिंग इसी में पर चलेगा जिसका नाम है पादप हार्मोन। नंबर 1 बोर्ड पर लिख दिया, देख के लिखिए। पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन जिसको बोलेंगे। फाइटो हार्मोन, बहुत सारा इसमें पार्ट चलेगा, ए बी सी डी ऐसे कर कर करके खत्म हुआ धीरे धीरे, इस वजह से थोड़ा बड़ा है। लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे इसका। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित, समन्वय स्थापित, इंस्टॉल, समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक, समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, या फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। पूर्ण विराम। ये पौधों की विभिन्न, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, ये पौधों की विभिन्न अंगों में, अंगों में बहुत लघु मात्रा, माने कम मात्रा, अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर, में पहुंचकर वृद्धि, में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक, वृद्धि एवं अनेक, बोर्ड पे लिखा है, उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं, नियंत्रित एवं प्रभावित करती है, नियंत्रित एवं प्रभावित करती है। पूर्ण विराम देंगे। नियंत्रित एवं प्रभावित करती है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बहुत से कार्बनिक यौगिक, बहुत से कार्बनिक यौगिक, बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न, यौगिक जो पौधों से उत्पन्न, लिख दिया, जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, कॉमा परंतु, कॉमा परंतु पादप हार्मोन की तरह,
परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, कौमा उन्हें वृद्धि नियंत्रक, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। पूर्ण विराम। फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, रासायनिक संघटन तथा, पैराग्राफ चेंज करके रासायनिक संघटन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन्स को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला बोर्ड पे हेडिंग दे दिए हैं, लिखेगा ऑक्जिन। आंसर लिखेंगे इसका, लिखिए ऑक्जिन दिए हेडिंग, इसका आंसर लिखेंगे, पौधों के स्तंभ शीर्ष बोर्ड पे लिख दिया है, पौधों के स्तंभ शीर्ष पर पादप वृद्धि हार्मोन पाया जाता है। पौधों के स्तंभ शीर्ष पर पादप वृद्धि हार्मोन पाया जाता है। मतलब पौधों के सबसे ऊपरी जो भाग होंगे, सबसे ऊपरी, उसी में वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है, वही पौधों की वृद्धि करता है ऊंचाई में। यदि पौधों के सबसे ऊपरी वाले पार्ट को, मतलब ये पौधा है, सबसे ऊपर वाले को यदि कट कर दिया जाए तो पौधा का जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी में लिखेगा, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन, बोर्ड पे लिख दिए, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है, पूर्ण विराम। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो, पूर्ण विराम के बाद इसी में लिखेंगे, जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्जिन, बोर्ड पे लिखा है, ऑक्जिन प्रारोह
तब ऑक्जिन प्ररोह के छाया वाले भाग की प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विसरित हो जाता है। प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विसरित हो जाता है। पूर्ण विराम देके पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि पौधे का तने का शीर्ष यदि पौधे के तने का शीर्ष भाग काट दिया जाए, शीर्ष भाग काट दिया जाए, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक ना, काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है तथा किनारे से शाखाएं निकल जाती है। तथा किनारे से शाखाएं निकल जाती है। पूर्ण विराम। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। पूर्ण विराम। हो गया पूर्ण विराम। ऑक्जिन और जिब्रेलिन में अंतर भी पूछा हुआ तो वो भी देख लीजिएगा। इसी में जिब्रेलिन सभी लिखाएंगे, इसी में लिखिएगा भी सहायक होते हैं। पूर्ण विराम। अतः ऑक्जिन पौधे के अतः ऑक्जिन पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है। ये भी याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। अतः ऑक्जिन पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है। पूर्ण विराम। नंबर दूसरा दीजिएगा जिब्रेलिन्स। हेडिंग दीजिएगा नंबर सेकेंड जिब्रेलिन्स। ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों में अंतर कई बार पूछा हुआ, लिखेंगे। जिब्रेलिन्स
एक जटिल जिबरेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिबरेलिन्स एक, बोर्ड पर से देख के लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक है, कॉमा जो कोशिका विभाजन, कॉमा जो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों की लंबाई में, द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पूर्ण विराम। इनके उपयोग से बड़े आकार के, इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम। यह भी, पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, यह भी बीज रहित, जिसमें बीज ना हो, यह भी बीज रहित फलों के उत्पादन में, बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्जिन जो था, ठीक है ना, ये ऑक्जिन की तरह सहायक होते हैं। हाँ, क्या लिखे, बीज रहित, यह भी बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्जिन की तरह, फिर से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ऑक्जिन की तरह सहायक होते हैं, ऑक्जिन की तरह सहायक होते हैं। पूर्ण विराम। अतः जिब्रेलिन्स लिखा, अतः जिब्रेलिन्स पौधे के तने की वृद्धि करता है, अतः जिब्रेलिन्स पौधे के तने की वृद्धि करता है। पूर्ण विराम। यह भी एक प्रकार का हार्मोन होता है, यह भी एक प्रकार का हार्मोन होता है। पूर्ण विराम। ये थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लीजिएगा बुक में भी। ऑक्जिन में भी लिखा कि पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है, जिब्रेलिन्स भी है, या तब पौधे के तने की लंबाई को वृद्धि करता है, दोनों को देख लीजिएगा कंफ्यूजन को, ठीक है। तीसरा लिखिएगा साइटोकाइनिन, हो सके जो कुछ मिस्टेक हो गया हो, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन लिखेंगे इसके बारे में। ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, साइटोकाइनिन का आंसर लिखेंगे,
अंग्रेजी लिख लीजिएगा बोर्ड पर से पहले। साइटोकाइनिन, CYTOKININ, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। उसके बाद लिखेंगे आंसर। ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित, बोर्ड पे लिखा है संश्लेषित होते हैं। पूर्ण विराम। ये जीर्णता को रोकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ, ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं, एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। नष्ट होने नहीं देते हैं, पूर्ण विराम। इससे पत्तियां अधिक समय तक, साइटोकाइनिन से, ठीक ना, इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है, हरी और ताजी बनी रहती है, पूर्ण विराम। फलों एवं बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है, सांद्रता अधिक रहती है, पूर्ण विराम। 4th नंबर लिखेंगे, 4th नंबर लिखेंगे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, बोर्ड पे लिखा हुआ एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए बी बोल देता है, ध्यान रखिएगा, लिख दीजिएगा ABA, एब्सिसिक एसिड। लिखेंगे आंसर। यह एक पादप वृद्धि रोधक, यह एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक लिख दिया है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, कॉमा, जो पौधे की पत्तियों को मुरझाने एवं
बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, मुरझाने एवं विगलन मतलब, विगलन मतलब नाश होना, बर्बाद होना या अलग होना। मतलब कि ये जो साइटोकाइनिन सॉरी एब्सिसिक एसिड के बारे में जो पढ़ रहा है, यह पत्तियों को मुरझाने एवं विगलन, लिखे कोष्ठ में जितना लिखे, पौधे की पत्तियों को मुरझाने एवं विगलन में सहायता करता है। मुरझाने एवं विगलन कोष्ठ में नाश या अलग, उसके बाद लिखिएगा कोष्ठ के बाद, इतना लिखने के बाद में सहायता करता है, में सहायता करता है। ठीक है ना। मतलब एब्सिसिक एसिड की वजह से पेड़ पौधा के पत्ती मुरझा जाता है, और विगलन मतलब कि टूट के अलग हो जाता है। ठीक है ना, लिखेगा इसी में अभी लिखेगा, यह कलियों की वृद्धि एवं, यह कलियों शाखाएं, बोर्ड पे लिखा है, यह कलियों की वृद्धि एवं, यह कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरन को, बीजों के अंकुरन, बीजों के अंकुरन को रोकता है, बीजों के अंकुरन को रोकता है। कौन? एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरन को रोकता है। कहने का मतलब कि एब्सिसिक एसिड यदि रहेगा तब जाकर के बीज अंकुरन नहीं होगा। मतलब कि जिस समय हमको बीज बोना है उसी समय ना अंकुरना चाहिए, और उसके पहले तो बाकी हम सोचेंगे कि बीज बिल्कुल सुरक्षित तरीका से सेफ रहे, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, एब्सिसिक एसिड वो कंट्रोल करता है। आगे चौथा पाँचवा लिखेगा एथिलीन, यहाँ देखिए लिख दिया एथिलीन। ETHLENE एथिलीन लिखेंगे इसका आंसर, एथिलीन लिखेंगे। यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, पूर्ण विराम। यह पौधों में पाया जाता है, पूर्ण विराम। यह पौधों में पाया जाता है, कौमा जिसका निर्माण, यह पौधों में पाया जाता है जिसका निर्माण पौधों के फूलों, पौधों के फूलों, कौमा फलों, पौधों के फूलों, कौमा फलों, कौमा बीजों, कौमा बीजों, कौमा पत्तियों, कौमा पत्तियों तथा जड़ों में, तथा जड़ों में उत्पादित, बोर्ड पे लिख दिए, तथा जड़ों में उत्पादित होता है, तथा जड़ों में उत्पादित होता है, पूर्ण विराम। आगे इसी में लिखेंगे एथिलीन के कारण ही, एथिलीन लिखा हुआ था, एथिलीन के कारण ही, एथिलीन के कारण ही पौधों के फल, पौधों के फल पकते हैं, पौधों के फल पकते, बंद पकना समझ लेना,
पौधों के फल पकते हैं, कॉमा इसी कारण से इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसी कारण से इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। पूर्ण विराम, इसी में लिखेंगे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। अब ये हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। एक बार पीछे पन्ना पलटेंगे, देखेंगे ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स में क्या था, तो पढ़ के देखते हैं। कह रहा कि ऑक्जिन के बारे में समझा रहा है कि पौधे के स्तंभ शीर्ष पर पादप वृद्धि हार्मोन पाया जाता है। कॉपी निकाल के पीछे देखिएगा कॉपी। पौधे के स्तंभ शीर्ष पर क्या पादप वृद्धि हार्मोन पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में क्या होता है, सहायक होता है। और जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्जिन प्ररोह की छाया वाले भाग की ओर क्या कर देता है, विसरित हो जाता है। यदि पैराग्राफ चेंज करके कह रहा, यदि पौधे का तना का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई की वृद्धि की हो जाएगी, रुक जाएगी, तथा किनारे से क्या निकल जाएंगे, शाखाएं निकल जाती है। ये प्रायः बीज रहित, मतलब जिसमें जिस पौधे का बीज नहीं हो, तो यह प्रायः बीज रहित फलों में उत्पादन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अतः ऑक्जिन पौधे के तने की लंबाई को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ये चीज़ थोड़ा सा बुक में भी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, थोड़ा जो समस्या है। जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा क्या पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। आकार यह भी बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्जिन की तरह ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अतः जिब्रेलिन्स पौधे के तने की लंबाई को वृद्धि करता है, उसमें भी था। यह भी एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट में जोड़े हैं जिब्रेलिन्स में कि यह भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, तो जिब्रेलिन्स क्या आती है, हार्मोन्स है, ये याद रखिएगा। साइटोकाइनिन क्या हुआ, साइटोकाइनिन कह रहा है ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूण पोष एवं पौधे के जड़ों में संश्लेषित होता है। ये जीर्णता मतलब पनपना, जन्म लेना, ये जीर्णता को क्या करते, रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। ऐसे पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है। फलों एवं बीजों में इनकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। जबकि चौथा क्या है, ABA और एब्सिसिक एसिड, इसका नाम पूरा रखिएगा। यह एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पौधे की पत्तियों को मुरझाने एवं विगलन मतलब नाश करने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब सड़ना भी पौधा है, उसका उम्र समाप्त हो जाएगा तो उसको खत्म भी होना है, तो उसमें एब्सिसिक एसिड काम करता है। एथिलीन क्या है, ये कह रहा कि यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह पौधों में फलों को क्या करता है, पकाता है। इसमें कह रहा कि यह जिसका निर्माण कहाँ, किसका निर्माण, एथिलीन का पौधे के फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। एथिलीन के कारण ही पौधे के फल पकते हैं और इसी कारण इसे हम लोग एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। दोनों याद रखिएगा। ऐसे कृत्रिम तरीका से भी आप लोग कार्बेट से जो फल पकाते हैं तो वो भी अलग है। कार्बेट जो होगा हमारा कृत्रिम हो गया, और कितना लोग तो भूसा में भी गाड़ देते हैं, या नीम के पत्ती वगैरह, शीशम का पत्ती दे देते हैं तो उसमें उसके साथ बन जाता है। हमारा ये टॉपिक लमसम समाप्त हो गया। कुछ फिर अब मनुष्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और मनुष्य में क्या होगा, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चलेगा। अब जिब्रेलिन्स और ऑक्जिन के कार्य में अंतर वहाँ समझ में आएगा। एक बार और से चलेगा, समझ में अच्छी तरीका से आएगा। आगे हेडिंग देंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ये पौधों में था। आगे हेडिंग देंगे, ये हमारा शायद छठा चलेगा।
जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। इसका आंसर अगले वीडियोज में उपलब्ध होगा। आज यहाँ तक ही। ठीक।